नमस्कार बच्चों, गणित की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमने पिछली कक्षा में परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। साथ ही हमने परिमेय संख्याओं को जोड़ना, घटाना सीख लिया था और परिमेय संख्याओं के योग पर, घटाने पर हमने विभिन्न प्रगुणों के बारे में भी चर्चा कर ली थी। कौन कौन से प्रगुण हमने चर्चा में किए थे? संवरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण और साहचर्य प्रगुण। तो बच्चों, इसके साथ ही हम परिमेय संख्या के गुणनफल के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। आज की कक्षा में हम बहुत सी नई नई बातें सीखेंगे। आज हम सीखेंगे कि शून्य के प्रगुण क्या होते हैं, एक के प्रगुण क्या होते हैं और परिमेय संख्याओं का भाग कैसे करते हैं। तो आइए इसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम शून्य को एक परिमेय संख्या के रूप में जान लेते हैं कि शून्य परिमेय संख्या के रूप में क्या होता है। आप जानते हैं कि सभी पूर्णांक हो या पूर्ण संख्याएं हो उनमें शून्य सम्मिलित रहता है। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य नहीं होता है। इसी प्रकार से परिमेय संख्याओं में शून्य को हम सम्मिलित करते हैं क्योंकि शून्य के हर में आप कोई भी संख्या लगा सकते हैं, कोई भी, जीरो को छोड़कर। जीरो नहीं लगानी है हर में, और उसके अलावा आप कोई भी जीरो को छोड़कर शून्येतर कोई भी पूर्णांक आप जीरो के बटे में लगा सकते हैं। जैसे जीरो बराबर 0/1, 0/2, 0/3, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसी प्रकार -1, -2, -3 आप इसके हर में लगा सकते हैं। कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको शून्य नहीं लगाना है। बच्चों, अब हम शून्य के योग के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे z का सिंबल दिखा रहा है कि ये पूर्णांक है, तो -4 एक पूर्णांक संख्या है। जब हमने पूर्णांक में कोई जीरो जोड़ा, शून्य जोड़ा, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें -4 ही प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार जब हम परिमेय संख्याओं में शून्य को जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, आइए देखते हैं। जैसे परिमेय संख्याओं का जो चिन्ह है जिससे हम इसे डिनोट करते हैं, हमने q ले लिया है, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं, इसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि परिमेय संख्या को जब जीरो में जोड़ेंगे तो क्योंकि इसके हर में 4 है, पहली बात देखिए -4 है तो इसे मानक रूप में लिखेंगे, इसके माइनस को ऊपर पहुंचा देंगे। अब इसके हर में 4 है तो आप शून्य के हर में भी 4 लगा लीजिए। अब इनके हर समान है 4, इसके अंश जो हैं जुड़ जाएंगे, -5 और 0। और अभी हमने पढ़ा था कि जब भी पूर्णांकों को आप शून्य में जोड़ते हैं तो आपको वही पूर्णांक प्राप्त होता है। तो -5 + 0 बराबर -5/4 अर्थात 5/-4। इस प्रकार हमें वही संख्या प्राप्त हुई जिस संख्या में हमने शून्य को जोड़ा था। तो हम क्या पाते हैं कि अब चलिए यहां पर एक उदाहरण और देखते हैं कि 7/6 एक परिमेय संख्या है। अब हमने शून्य में 7/6 जोड़ा है, तो 0/6, क्योंकि इसके बटे में 6 है तो मैंने 6 लगा लिया। जब मैंने जोड़ा तो 7/6 आ गया है। तो यदि p बटा q कोई परिमेय संख्या है और हमने उस परिमेय संख्या में शून्य जोड़ा या शून्य में वो परिमेय संख्या जोड़ी तो मुझे वही परिमेय संख्या प्राप्त हुई है। तो इसके अलावा इसी को हम लोग शून्य का प्रगुण कहते हैं, योग का। और आइए अब यहाँ पर 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ शून्य का योग हो रहा है और हमें संख्या प्राप्त हो रही है 5/-4। तो जरा सोचिए इस रिक्त स्थान में क्या आना चाहिए, क्योंकि शून्य का योग हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही। शून्य को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हुई है इसका मतलब वही संख्या यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगी, है ना। और -17/9 में क्या जोड़ूं कि -17/9 ही प्राप्त हो, तो क्या जोड़ें इसमें हम? शून्य जोड़ेंगे, है ना बच्चों, क्योंकि वही संख्या प्राप्त करनी है। इसका मतलब जब आप प्लस में 0 को लेते हैं तो यह एक शीशे की तरह काम करता है, मिरर की तरह काम करता है। जब आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपको अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो इसी प्रकार से -17/9 है या कोई भी संख्या है, जब +0 लगा होगा तो वो संख्या ही सामने आएगी। तो बच्चों, इसी प्रगुण के कारण हम इसे परिमेय संख्याओं के योग का तत्समक अवयव कहते हैं, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी, अर्थात वो संख्या जिसे किसी संख्या में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए। और कौन सी है वो संख्या? वो है 0। तो बच्चों,
अभी हमने शून्य से योग के बारे में चर्चा की है, अब हम जानते हैं कि शून्य से गुणा कैसे करते हैं। आप जानते हैं कोई भी पूर्णांक संख्या ले लीजिए, जब आप शून्य में उसका गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार जब किसी परिमेय संख्या और शून्य को गुणा करते हैं तब भी हमें गुणनफल शून्य ही प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण के लिए -5/6 है और उसकी हमें 0 से गुणा करनी है। यहां मैंने 0 के बटे में 6 ले लिया है, अंश की अंश से गुणा, हर की हर से गुणा, जब हमने की 6 36 हो गया, -5 गुणा 0, 0/36 अर्थात 0 आ गया। इसी प्रकार जरूरी नहीं है गुणा में कि आप 0 के बटे में 6 ही लें, आप यहाँ 0 के बटे में कोई भी और दूसरी संख्या 1, 2, 3 कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने अंश की अंश में गुणा की और हर में हर की गुणा की और हमें 0 और -5 की गुणा करके क्या प्राप्त हुआ? 0। 0/6 अर्थात हमारा उत्तर क्या आएगा यहाँ पर? 0। तो आप कोई भी संख्या इसके हर में ले सकते हैं। इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि यदि p/q कोई परिमेय संख्या हो तो p/q की 0 पे गुणा करने पर 0 आएगा और 0 की परिमेय संख्या से गुणा करने पर भी हमें 0 ही प्राप्त होगा। तो चलिए बच्चों, अब हमने शून्य के प्रगुण पढ़ लिए हैं। अब हम एक को एक परिमेय संख्या के रूप में जानते हैं कि एक परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखी जा सकती है। तो आप तो कहेंगे कि एक को तो परिमेय संख्या के रूप में हम 1/1 लिख सकते हैं, लेकिन बच्चों एक को आप दो समान पूर्णांकों को लेकर अंश और हर में आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे 1 बराबर 2/2, 3/3, 4/4, या ऐसे ही आप कितनी भी बड़ी संख्या ले लीजिए, बस अंश और हर में वो समान होनी चाहिए और हाँ, इनके चिन्ह भी समान होने चाहिए। तभी मैंने बोला है कि समान पूर्णांक। जैसे कि अब मैं यहाँ माइनस में ले रही हूं तो -2/2, -3/3, -4/4, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यही तो है एक का प्रगुण। वैसे तो आप इसे एक को केवल 1/1 नहीं लिख सकते, एक को आप दो पूर्णांकों के रूप में अंश और हर में बनाकर लिख सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 1 बराबर p/q, जहां पर p और q दोनों बराबर हैं और दोनों बराबर ही पूर्णांक हैं और ये 0 नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आपने 0/0 कर दिया तो 0/0 हमारा परिभाषित अभी तक नहीं है, इसका कोई मान नहीं होता। इसलिए 0 को छोड़कर आप किसी भी पूर्णांक के रूप में इसे लिख सकते हैं जिसमें कि वो पूर्णांक समान हो। बच्चों, अब हम एक और परिमेय संख्या के गुणा के प्रगुण की बात करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं 5 गुणा 1 का अर्थ है 5 बार 1। 5 बार 1 मतलब आपने किया 5। तो -5/6 परिमेय संख्या है। आपने जब इसकी 1 से गुणा की तो मैंने इसे 1/1 लिख लिया, अंश की अंश में गुणा की, हर में हर की गुणा की और -5/6 ही मुझे प्राप्त हुआ। इसका अर्थ ये हुआ जब मैंने किसी परिमेय संख्या में 1 से गुणा की है तब मुझे वही परिमेय संख्या प्राप्त हुई है। तो p/q गुणा 1 बराबर p/q, या फिर आप 1 में भी गुणा करेंगे किसी परिमेय संख्या की तो आपको वही परिमेय संख्या प्राप्त होगी। इसका मतलब ये मैंने अभी जो आपको शून्य में बताया था कि शून्य प्लस में आप योग के चिन्ह के साथ जब शून्य लगा रहे थे तो वही संख्या प्राप्त हो रही थी, तो वो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट था, यानी कि वो उसका तत्समक अवयव था। इसी प्रकार गुणा में 1 लगाने पर आपको वही संख्या प्राप्त हो रही है, इसलिए इसे हम गुणा का तत्समक अवयव कहेंगे। तो अब याद रखिए दो बातें। योग का तत्समक अवयव कौन है? 0, 0। एक का गुणा का तत्समक अवयव कौन है? 1। चलिए बच्चों, अब हम इस पर आधारित एक प्रश्न को हल करते हैं। रिक्त स्थान गुणा 1 बराबर -3/8। गुणा 1 से गुणा हो रही है, तत्समक अवयव है, मतलब आइडेंटिटी बना देगा। तो जो संख्या यहां वही संख्या यहां पर, यानी कि -3/8। इसी प्रकार 7/-19 की गुणा किससे करें कि वही संख्या प्राप्त हो, है ना? कितना आसान सवाल। तो यहां पर क्या आएगा? 1, क्योंकि गुणा में तत्समक अवयव आपका 1 होता है। यहीं पर ही अगर आपका यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता तो प्लस में कौन होता है तत्समक अवयव हमारा? 0। लेकिन गुणा में कौन है हमारा तत्समक अवयव? यहाँ पर 1। गुणा में 1 माना जाएगा और योग में 0 भरा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। परिमेय संख्या का प्रतिलोम क्या होता है? प्रतिलोम का अर्थ होता है कि 0 से विपरीत दिशा में और समान दूरी पर स्थित बिंदु। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूं 4/3 और -4/3 को मैं आपको एक बार संख्या रेखा पर दिखा देती हूं। जैसे आप देख रहे हैं, मैं पहले बात करूं 4/3 की,
तो 4/3 आपका यहां पर स्थित है और इसके आप यहां देखिए शून्य से कितनी दूरी पर है, 1 2 3 4 और ये प्लस की दिशा में है, तो इसकी शून्य से ही विपरीत दिशा में जाइए 4 ही कदम और ये आपका कहलाएगा प्रतिलोम। कौन सा? योगात्मक प्रतिलोम। तो योगात्मक प्रतिलोम आपका जो है अलग अलग दिशाओं में और समान दूरी पर स्थित होता है। तो जैसे 4/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हुआ? -4/3। -4/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हुआ? 4/3। बच्चों, परिमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम यानी कि इसे हम इंग्लिश में कहते हैं एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स विपरीत चिन्ह के साथ वही परिमेय संख्या होता है। अब यहाँ पर एक सवाल देखते हैं। यहाँ पर एक खेल हो रहा है। कौन सा खेल हो रहा है? ये बड़ा ही अच्छा खेल है, आपने अपने स्कूलों में जरूर खेला होगा। रस्सा कशी का खेल। रस्सा कशी का खेल हो रहा है और यहाँ पर एक टीम जो है ना पहले शून्य की स्थिति पर आ गई। ये बीच में शून्य की स्थिति है, यहाँ पर आ गई एक टीम और पहले मिनट में वो शून्य की स्थिति से 17/10 मीटर आगे चली गई और अगले मिनट में वही टीम 17/10 मीटर पीछे चली गई। बताइए अब वही टीम कौन सी स्थिति पर है? पहले गई वो 17/10 मीटर आगे, आगे के लिए लगाया प्लस का चिन्ह, फिर वो गई 17/10 मीटर पीछे, पीछे के लिए लगाया हमने माइनस का चिन्ह और कुल दूरी कितनी तय की? हमने दोनों को जोड़ा और क्या प्राप्त हुआ? 0। तो टीम की स्थिति है 0 और यहां पर इसका मतलब ये हुआ किसी संख्या को और उसके योगात्मक प्रतिलोम को जोड़ने पर आपको 0 प्राप्त होगा। तो P/Q यदि कोई परिमेय संख्या है तो P/Q और इसका योगात्मक प्रतिलोम -P/Q क्या प्राप्त होगा हमें? 0। तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर एक प्रश्न को हल करते हैं। 2/3 परिमेय संख्या है और इसके योगात्मक प्रतिलोम को जोड़ना है। तो 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -2/3। अब हम इन्हें जोड़ेंगे तो 2/3 और प्लस -2/3 इनके हल समान है। 3 लिखा, अंशों को जोड़ दिया, प्लस माइनस माइनस और 0/3 और हमें क्या प्राप्त हुआ है? 0, 0। यही तो होता है, किसी भी संख्या और उसकी योगात्मक प्रतिलोम को जोड़ोगे तो क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हल करिएगा। अब चलिए एक और प्रश्न हल करते हैं। -4/5 और -1/3 के योगात्मक प्रतिलोम को जोड़ना है। तो -1/3 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा? माइनस के चिन्ह को बदल दीजिए, विपरीत दिशा। तो -1/3 का योगात्मक प्रतिलोम होगा +1/3। अब इन्हें जोड़ना है। यहां हर समान नहीं है तो 5 और 3 का यहां पर हम एलसीएम लेंगे। 15 आया, 5 को 15 बनाने के लिए 3 से गुणा करनी पड़ेगी, 3 को 15 बनाने के लिए 5 से गुणा करनी पड़ेगी। इसी प्रकार इनके अंशों को भी गुणा करना पड़ेगा, 3 से और 5 से। -12 + 5/15 और हमें प्राप्त हुआ है -7/15। यही हमारा उत्तर है। अब हम परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम की बात करते हैं। अभी किसकी बात की थी? योगात्मक प्रतिलोम, जोड़ने पर। तो क्या बताया था? विपरीत चिन्ह समान दूरी। अब हम गुणात्मक प्रतिलोम की बात कर रहे हैं। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल जब 1 हो, दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर 1 प्राप्त हो, तब वे संख्याएं एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम होती हैं। जैसे -3 और 1/-3 दो परिमेय संख्याएं, मैंने इन्हें जोड़ा तो इन्हें जोड़कर आप देख रहे हैं काटकर 1 आया। तो इसका मतलब ये हुआ -3 का गुणात्मक प्रतिलोम है 1/-3 और 1/-3 का गुणात्मक प्रतिलोम है -3। मतलब ये संख्या इसकी गुणात्मक प्रतिलोम है और ये इसकी गुणात्मक प्रतिलोम है। तो परिमेय संख्या x का गुणात्मक प्रतिलोम 1/x होगा और x कभी 0 नहीं होना चाहिए और x गुणा 1/x गुणा करके क्या आएगा? 1। तो चलिए आप आंसर बताइए, 0 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? सोचिए सोचिए। अब अगला सवाल है हमारे पास, कौन सी संख्याएं स्वयं अपना ही गुणात्मक प्रतिलोम होती हैं? ये 2 प्रश्न हैं। तो पहले एक को हल करते हैं। 0 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 0 का क्या ऐसी कोई संख्या है जिसे 0 से गुणा करें और 1 आ जाए? ऐसी कोई संख्या नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ 0 का कोई गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता। और कौन सी संख्याएं स्वयं अपना ही गुणात्मक प्रतिलोम होती हैं? 1 और -1। 1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 ही होगा और -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1 ही होगा, वो अपना ही गुणात्मक प्रतिलोम होती हैं। अब व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल, अब इस गुणात्मक प्रतिलोम को ही हम परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल कहते हैं। इंग्लिश में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अर्थात रेसिप्रोकल।
रेसिप्रोकल। तो बच्चों परिमेय संख्या x का व्युत्क्रम अर्थात गुणात्मक प्रतिलोम 1x को हम पावर में -1 लगाकर भी लिख सकते हैं। तो चलिए एक अभ्यास करते हैं। 12 बटा -7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो उल्टा कर दीजिए आप, -7 बटा 12, 9 का गुणात्मक प्रतिलोम बटे में कुछ नहीं है, 1 मान लीजिए, तो 1 बटा -9 अर्थात -1 बटा 9। इसी प्रकार यहाँ इनवर्स का चिन्ह लगा हुआ है, -1 घात में लगा हुआ है, तो आप इसे उल्टा कर देंगे सीधा। ठीक है, अब यहाँ एक प्रश्न है, 2 बटा -7 गुणा 3 बटा 4 पूरे की घात -1 का मान ज्ञात कीजिए। पहले तो अंदर का हल कर लीजिए, फिर हम घात की बात करेंगे। पहले अंदर का जो पार्ट है ये ब्रैकेट वाला, तो अंश की अंश में गुणा, हर की हर में गुणा करके हमने इसे हल कर लिया। घात में -1 लगा हुआ है, तो -1 का मतलब ये सिर्फ रेसिप्रोकल कर देगा, व्युत्क्रम कर देगा इसका। तो -28 ऊपर और 6 नीचे। तो बच्चों अभी हमने 0 के प्रगुण, 1 के प्रगुण, इन प्रकरणों पर बात कर ली है। अब हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं के भाग पर। चलिए यहां पर एक उदाहरण लेते हैं। रहीमा के पास 2 सही 1/2 मीटर यानी कि 2.5 मीटर लंबी कागज की एक पट्टी है और वो इसके 5 बराबर टुकड़े करके क्राफ्ट में 5 फूल बनाना चाहती है। तो बताइए एक फूल बनाने के लिए पट्टी की लंबाई कितनी होगी? कुल पट्टी की लंबाई है 2 सही 1/2 मीटर और हमें बताना है एक फूल बनाने के लिए। तो हमें क्या करना होता है बच्चों, जैसे 5 कुल दिया हुआ था, तो जब हम 1 के लिए निकालते तो हम भाग करते हैं, तो 2 सही 1/2 भाग 5, 5 को बटे में लिख दिया और इसे ऊपर को जो मिश्रित संख्या है इसे हमने सरल कर लिया। तो बच्चों यहाँ बटे में 5 लगा हुआ है, तो हमें करना क्या होगा, ये 5 पट्टियों के लिए इतनी आपको रिबन लग रहा है, इतना रिबन कह लीजिए, कागज की पट्टी कह लीजिए, 5 कटिंग्स के लिए। तो हमें से 1 बनाना है, 5 को 1 बनाना है। अभी पढ़ा था 1 बनाने के लिए आप किससे गुणा करते हैं? इसके रेसिप्रोकल से। तो 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/5। तो आपने अंश में भी इसी से गुणा किया और हर में भी इसी से गुणा किया। नीचे 5 से 5 कट के हो गया 1 और आपने अंश और अंश की गुणा कर ली और आपका उत्तर आया है 1/2 मीटर, यानी कि एक टुकड़े की लंबाई होगी आधा मीटर, 1/2 मीटर। तो यहां पर आपने देखा कि पूरा जो पट्टी होगी उसे आप आधे मीटर में बांट देंगे और इसी हल को शॉर्ट में आप ऐसे कर लेते हैं कि आपने क्या किया भाई, नीचे भी आपने इसके रेसिप्रोकल से गुणा किया, ऊपर भी इसके रेसिप्रोकल से गुणा किया, तो आप क्या करते हैं सीधा ही भाग को गुणा बनाकर यहां पर और इसके रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम से गुणा कर देते हैं और फिर आप इसे हल कर लेते हैं और आपका उत्तर यहां पर आ जाता है। तो इस प्रकार से हम भाग की क्रिया करते हैं। तो जैसे अभी हमें सवाल दिया हुआ है 3/10 भाग 7/9 क्या होगा, तो हमने क्या किया, इस भाग को क्या बनाया। देखिए पहले तो मैं इसको आपको सिंपल विधि से बताती हूँ। आप इसे बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं और जो आपको हर दिया है इसे आपको 1 बनाना है। तो आपने 1 बनाने के लिए इसके उल्टा यानी व्युत्क्रम से गुणा कर दिया, 9/7, हर में भी गुणा किया और अंश में भी गुणा किया। तो ये तो हर वाला पार्ट आपका 1 हो गया है और अंश में आपका ये बचा और आपने इसे गुणा करके उत्तर आया 27/70। तो इसका अर्थ ये हुआ भाग में हम किसी वस्तु को बराबर जब बांटते हैं तो और उसमें 1 की भाग करते हैं, इसलिए हमें हर को 1 बनाना होता है। तो परिमेय संख्या x का गुणात्मक प्रतिलोम ये है 1/x, जहां x हमारा 0 नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, भाज्य और भाजक यदि भाग के फॉर्म में दिए हैं तो आप क्या करेंगे, यहां पर जो हमारा भाजक है, भाजक का व्युत्क्रम, ये भाजक का व्युत्क्रम है, उससे गुणा कर देंगे। भाजक का व्युत्क्रम लेकर आप इसे गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा P/Q भाग R/S बन जाएगा PS/QR, उल्टा, इसका उल्टा भाजक का। तो एक परिमेय संख्या को दूसरी शून्यतर परिमेय संख्या में भाग देने पर भाग्य में भाजक के गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा कर दिया जाता है। तो बच्चों अब यहां पर एक सवाल दिया हुआ है, -2/7 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो। तो -2/7 को भाग करना है किस संख्या से, वो यहां बॉक्स बना लेते हैं जिससे कि -1 प्राप्त हो। आपने क्या मान लिया इसको, x, सॉरी यहां पर दिया है किस संख्या से गुणा करें, है ना,
गुणा करें। तो अब ये गुणा का है चिन्ह, तो आप यहाँ x बराबर -1 इसे ले जाएंगे आप भाग में, -2/7, तो ये बराबर हो जाएगा -1, ये भाजक है, भाजक क्या है -2/7, तो इसे आप गुणा करिए और गुणा करने के बाद आप इसका क्या करेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम, मैंने घात में -1 लगा दिया है, तो -1 गुणा 7 ऊपर और माइनस जो 2 है वो नीचे, ठीक है। अब आप अंश की अंश में गुणा करिए, -1 और 7 की गुणा हुई -7 और 2 और इसकी गुणा हुई -2, माइनस से माइनस कट गया, इसका मतलब इसका उत्तर आएगा 7/2, 7/2 से गुणा करेंगे तो हमें उत्तर -1 ही प्राप्त होगा। तो बच्चों यहां पर एक और सवाल दिया है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमारा -7/6 है, यदि इनमें से एक संख्या -5/8 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो हमने पहली संख्या क्या मान ली, x, जैसे कि हमने यहां मानी थी। दूसरी संख्या -5/8 है, तो किस संख्या से गुणा करें कि ये प्राप्त हो, है ना, और जो प्राप्त होता है उससे आप इसे भाग कर देंगे। फिर क्या करना है बच्चों, भाग को गुणा बनाना है और जो भाजक है उसका व्युत्क्रम कर देना है, मतलब आपने इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आपने 8 को ऊपर कर दिया, -5 को नीचे कर दिया, अंश की अंश में गुणा, हर की हर में गुणा, और उसके बाद जो हमें उत्तर प्राप्त हुआ है उसे हमने सरल कर लिया, 2 के पहाड़े में से काट लिया है और 2 के पहाड़े में भाग कर लिया और हमें उत्तर प्राप्त हुआ है 28/15। तो यदि हम -5/8 को 28/15 से गुणा करेंगे तो हमें ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार ये सवाल हल करने हैं। बच्चों यहां हमने क्या सीखा कि परिमेय संख्याओं की भाग कैसे करते हैं। अब आपको ये एक चीज ध्यान रखनी है, कोई भी संख्या, परिमेय संख्या 0 से भाग नहीं हो सकती। हम 0 से किसी संख्या को भाग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 0 का कोई व्युत्क्रम होता ही नहीं है, है ना, 0 का गुणात्मक प्रतिलोम कोई नहीं होता, अभी हमने पढ़ा था, और गुणात्मक प्रतिलोम नहीं कर पाएंगे इसलिए हम इसका भाग भी नहीं कर पाएंगे। और इसी प्रकार क्या अब यहां हुआ क्या, हम 0 से भाग करना परिभाषित है नहीं है। अब देखिए दो परिमेय संख्याओं को मैंने भाग किया, पहले देखिए एक एक करके भाग करते हैं, 3/4 को भाग किया 2/-3 से। अब यहां इसका उल्टा हो गया है, देखिए गुणा बन गया है और आपने हल किया तो आया -9/8। अब मैं इनकी अदला बदली कर देती हूं स्थानों की, तो 2/-3 को भाग किया 3/4 से और हमें प्राप्त हुआ है, यहां पर जब आप अंश की अंश से हर की हर से गुणा करेंगे प्राप्त हुआ -8/9। क्या ये दोनों उत्तर समान है, नहीं, ये दोनों उत्तर समान नहीं है, इसलिए ये दोनों भाग भी समान नहीं है। इसका मतलब क्रम विनिमय प्रगुण यहां पर संतुष्ट नहीं है। तो आपने देखा भाग में, गुणा में तो ये संतुष्ट थे, संवरक भी संतुष्ट था, लेकिन भाग में संवरक भी संतुष्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि 0 से भाग परिभाषित नहीं है, और क्रम विनिमय भी संतुष्ट नहीं है क्योंकि उत्तर आपका अलग अलग आ रहा है। इसी प्रकार तीसरा साहचर्य प्रगुण भी देख लेते हैं। यहां हमें 3 संख्याएं दी हुई हैं और पहली संख्या को भाग किया इन दोनों के समूह से, है ना, इन दोनों के समूह के भाग से। तो इनके भाग को आप हल करेंगे तो करना वही है, पहले सिर्फ इसी की बात करेंगे, इसी पर फोकस करेंगे। तो आपने क्या किया, भाजक को रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया, -7/5। अब अंश की अंश से गुणा, हर की हर से गुणा करके आपको ये प्राप्त हुआ है। अब फाइनली आप इसे भी हल कर लेंगे, 7/20 पुनः दोबारा से उल्टा हो जाएगा, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा, और फिर आपने अंश की अंश में और हर की हर में गुणा करके प्राप्त किया कि -40/21 आ रहा है। अब इसी में हमने समूह अलग बना दिया, पहले मैं इन दोनों की कर रही हूं और 5/-7 को बाद में करूंगी। तो पहले मैंने एक ब्रैकेट को हल किया गुणा में और फिर बाद में हमें प्राप्त हुआ है 8/3 इस ब्रैकेट को हल करके, और जब हमने इसकी भाग की हमें प्राप्त हुआ है -56/15। और ये भी दोनों समान नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि साहचर्य प्रगुण भाग की संक्रिया पर संतुष्ट नहीं है। तो बच्चों परिमेय संख्याओं में कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। कौन सी, कि यदि x और y को हम भाग कर रहे हैं तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है, और कंडीशन क्या होनी चाहिए कि y का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 से ये भाग नहीं होगा, ये ध्यान रखना है ना। दो संख्याओं को भाग करेंगे तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, बस भाजक 0 ना हो, ये कंडीशन है।
अगला है कि जब दो समान संख्याओं से भाग करते हैं तो 1 प्राप्त होता है, -x से भाग करेंगे x को तो -1 प्राप्त होगा, है ना। इसी प्रकार 1 से भाग करेंगे तो हमें x प्राप्त होगा, मतलब वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। माइनस से करेंगे तो माइनस में वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। और p बटा q का योगात्मक प्रतिलोम -p बटा q है, p बटा q का गुणात्मक प्रतिलोम q बटा p होता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने क्या सीखा? आज की कक्षा में हमने सीखा कि जब किसी भी परिमेय संख्या में हम शून्य जोड़ें या फिर शून्य में वो संख्या जोड़ें तो योगफल समान रहता है ना। जैसे 5/3 में हमने 0 जोड़ा तो 5/3 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार 0 में 5/3 जोड़ा तो मुझे वही संख्या प्राप्त होगी। किसी परिमेय संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव शून्य ही रहता है ना। p बटा q को शून्य से गुणा करेंगे, क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। और 1 को आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, दोनों समान होने चाहिए, है ना। क्या बताया था कि 1 बराबर 2/2 -3/3। आप समान पूर्णांकों -3 बटा -3, तो आप समान पूर्णांकों के अंश और हर में लिखकर भी आप इसे कर सकते हैं। किसी परिमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम संख्या रेखा पर कहां होता है? समान दूरी पर होता है, विपरीत चिन्ह के साथ होता है ना, दूसरी तरफ। और परिमेय संख्या x का गुणात्मक प्रतिलोम 1/x है, जहां x 0 नहीं होना चाहिए। और शून्य का कोई गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता, ये अभी हम बता चुके हैं। और यदि p बटा q और r बटा s दो परिमेय संख्याएं हो तो हम क्या करते हैं? भाजक का व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल। तो r बटा s है तो आप इसे कर देंगे s बटा r, और फिर अंश की अंश में गुणा, हर की हर में गुणा, ये बन जाएगा आपका ps बटा QR। तो बच्चों, अब हम आपके असाइनमेंट पर बात करते हैं, यानी कि आओ आपका ज्ञान परखें, आओ परखें ज्ञान। तो दी गई संख्या रेखा के मानों में क्या संबंध है? देखिए, दो संख्या रेखा दी हुई हैं, एक आपके दाईं तरफ है, एक आपके बाईं तरफ है, और दोनों की दूरी भी मुझे समान लग रही है। तो क्या है ये? अब आप सोचकर इसका उत्तर बताइए। अब इसे सरल करना है, ये भाग का प्रश्न है। कैसे करेंगे आपको पता है ना। भाजक को क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम, और उसके बाद आप इसे गुणा की तरह हल कर लेंगे ना। अब देखिए, -7/3 और -5/9 के योगफल में, योगफल का मतलब है पहले तो आप इन्हें जोड़ लेंगे, है ना। पहले तो आप इन्हें जोड़ लीजिएगा दोनों को, और उसके बाद इन दोनों को आप गुणा कर लीजिएगा, दोनों संख्याओं को। उसके बाद क्या करेंगे? आप इसे भाग देंगे, है ना। पहले जोड़ेंगे फिर गुणा करेंगे, और दोनों का जो योगफल और गुणनफल है इसे आप इसे भाग कर देंगे, और इस तरीके से आप इसे हल करेंगे। तो बच्चों, अब आपका जो गृह कार्य है वो ये है कि आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 34 से 38 पर जो अभ्यास दिए गए हैं, कौन कौन से? 1F और 1G और दक्षता अभ्यास को आपको हल करके लाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपने परिमेय संख्याओं में शून्य का प्रगुण, गुणा के प्रगुण, शून्य और 1 दोनों को परिमेय संख्याओं के रूप में सीखा, और साथ ही आपने परिमेय संख्याओं में भाग की संक्रिया को भी सीखा। आशा है आप सभी घर पर इसका अभ्यास करेंगे। अब अगली कक्षा में मिलेंगे और बहुत सारी नई नई बातें सीखेंगे। धन्यवाद।